नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की लापरवाही से बंद हो रही है दोस्ती की राह। शांग्री-ला डायलॉग में रक्षा मंत्री का बयान। गृह मंत्री ने एनआईए को पाकिस्तान दौरे की अनुमति नहीं दिए जाने को बताया विश्वासघात। अफगान भारत मैत्री बांध के उद्घाटन के बाद कतर पहुंचे प्रधानमंत्री। भारतीय कामगारों की परेशानियों को हल करने का दिया भरोसा। कतर के अमीर शेख तमीम से द्विपक्षीय वार्ता में आर्थिक रिश्तों पर होगा जोर। इंडोनेशिया और श्रीलंका से जुड़े किडनी रैकेट के तार सरगना की तलाश में। कोलकाता और चेन्नई में छापे। विशेष जांच दल का गठन। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को जारी किए दिशा निर्देश। उत्तर भारत में गर्मी ने छुड़ाए पसीने। राजस्थान में 6 जगहों पर 12-45 डिग्री के पार। यूपी में धूल भरी आंधी से एक की मौत। ओडिशा में मानसून पूर्व बारिश से राहत। और सेरेना विलियम्स का सपना टूटा। फ्रेंच ओपन में जीत के साथ स्पेन के मुगुरुजा ने जीता करियर का पहला ग्रैंड स्लैम। पुरुष एकल फाइनल में जोकोविच और मरे की भिड़ंत आज। खबरें विस्तार से। भारत ने कहा है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के लापरवाह रवैये के कारण दोनों देशों के रिश्ते में सुधार मुमकिन नहीं है। सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती और बातचीत की जो राह खोली थी, वो इस्लामाबाद की लापरवाही के चलते धीरे धीरे बंद हो रही है। वो पिछले साल दिसंबर में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक लाहौर यात्रा पर टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दोस्ती और बातचीत की राह बंद होने से पहले पाकिस्तान को भारत के साथ ईमानदार होने की जरूरत है। क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन शांग्री-ला डायलॉग में रक्षा मंत्री ने दक्षिण चीन सागर के सभी विवादों के शांतिपूर्ण तरीके से हल पर जोर दिया। मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारत के दक्षिण चीन सागर इलाके के देशों के साथ पारंपरिक रिश्ते हैं और यहां कोई भी तनाव हमारे लिए चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चीन के दावे के खिलाफ फिलीपींस की शिकायत के बाद एशिया का यह सबसे बड़ा 3 दिवसीय सुरक्षा सम्मेलन काफी अहम माना जा रहा है। The situation in South China Sea continues to be viewed with concern. We have traditional links with the countries in the South China Sea. More than half our trade passes through its waters. While we do not take position on territorial disputes, which should be resolved peacefully without the threat or use of force. और इधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर एनआईए को पाकिस्तान दौरे की अनुमति नहीं दी गई तो ये विश्वासघात होगा। गृह मंत्री ने कहा कि एनआईए के दल को दौरे की अनुमति देकर पाकिस्तान को ये साबित करना चाहिए कि वो आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि ये बात साबित हो चुकी है कि पठानकोट एयरबेस के हमलावर पाकिस्तान से ही भारत आए थे और भारत ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया है। अब भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे एनआईए को भी पाकिस्तान जाने की मंजूरी पाकिस्तान देगा। और मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि यदि हमारी एनआईए को पाकिस्तान जाने की मंजूरी यदि पाकिस्तान नहीं देता है तो भारत के साथ धोखा होगा, बिट्रेयल। और इस बीच पाकिस्तान ने जासूसी के कथित आरोपों में गिरफ्तार भारतीय कुलभूषण जाधव को राजनीतिक सहायता देने के भारतीय अनुरोध को ठुकरा दिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान सरकार जाधव को राजनयिक सहायता देने के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान जाधव को रॉ का एजेंट बताता रहा है, जबकि भारत के मुताबिक जाधव पहले नौसेना में थे, लेकिन अब उनका सरकार से कोई संबंध नहीं है। और 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर में हैं। दोहा पहुंचने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय कामगारों से मुलाकात की। उन्होंने कतर में रहने वाले भारतीय कामगारों को आश्वासन दिया कि वो खाड़ी देशों के नेताओं के साथ होने वाली बातचीत के दौरान उनकी समस्याओं को उठाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भारतीय कामगारों और उन्हें यहां लाने वाली कंपनियों को आने वाली दिक्कतों की जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ विस्तृत वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत और ऊर्जा संपन्न कतर के बीच
आर्थिक रिश्तों और विशेषकर हाइड्रोकार्बनिक क्षेत्र के संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज कतर के व्यावसायिक समुदाय को भी संबोधित करेंगे। जब भी यहाँ के शासकों से मेरा मिलना होता है, मैं आपकी कठिनाइयों का जिक्र करता हूं। जो कंपनियों के द्वारा आप आते हैं, उनके द्वारा भी जो कठिनाइयां पैदा होती है कभी कभी, उससे भी भली भांति परिचित हूं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हेरात में अफगान भारत मैत्री बांध का उद्घाटन किया। उन्होंने अफगानिस्तान को हर एक क्षेत्र में मदद का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के बीच नई संभावनाओं पर बातचीत भी हुई और इस मौके पर उन्हें अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। 5 देशों की यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अफगानिस्तान के हेरात पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ सलमा बांध का उद्घाटन किया। उन्होंने इस बांध का नाम अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम रखने के लिए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान के विकास में एक बड़ा कदम साबित होगा। The dam is a generator not just of electricity but also of optimism and belief in the future of Afghanistan. 1700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ सलमा डैम अफगानिस्तान के बड़े हिस्से को पीने का पानी मुहैया कराएगा। इसे तैयार करने में भारत ने आर्थिक सहयोग तो दिया ही, भारतीय इंजीनियरों ने भी इसमें मदद की। डैम से 75,000 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई हो सकेगी। इससे 42 मेगावाट बिजली पैदा करने की भी योजना है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि इससे अफगानिस्तान के लोगों का 30 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत हर तरह की परिस्थितियों में अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। On international platforms and in regional forums will speak in one voice for the Afghan right of a peaceful, prosperous, united, inclusive and democratic nation. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अशरफ गनी से सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर हैं। यहां से वो कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मैक्सिको जाएंगे। उनकी यात्रा का मकसद इन देशों के साथ व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा को विस्तार देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज से शुरू हो रहे जाट आंदोलन से निपटने के लिए हरियाणा में फिर से अलर्ट है। राज्य में 4,800 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा केंद्र से 15 और टुकड़ियों को बुलाया गया है। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। हरियाणा में आज से एक बार फिर जाट आंदोलन की आहट सुनाई दे सकती है। जाट समुदाय के नेताओं के एक वर्ग ने आरक्षण के लिए आज से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार और पुलिस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सुरक्षा बलों को सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जींद, पानीपत और कैथल जैसे संवेदनशील जिलों में तैनात कर दिया गया है। इस बार 15 जगहों पर ही आंदोलन की मंजूरी दी गई है। राज्य के कई जिलों में धारा 144 भी लागू है। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायतें हैं, जिनमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार का अगर डैमेज पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को होता है तो उपद्रवियों से ही उसकी रिकवरी की जाए, ये भी नोटिसेस हमने सभी को दिए हैं। और जितने भी लीडर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं वो भी इकट्ठी की जा रही हैं। पिछली बार आंदोलन के दौरान फैली अराजकता को ध्यान में रखते हुए इस बार हरियाणा सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। राज्य में अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए कई जगहों पर मॉक ड्रिल की गई। तैयारी हमारी सारी फोर्स बिल्कुल तैयार खड़ी है। उनकी लगातार रिहर्सल कराई जा रही है, उनको ड्रिल करवा रहे हैं हम लोग। इसके अलावा जो प्रोसीजर है राइट कंट्रोल का, उसको प्रोसीजर को दोबारा समझाने के लिए आज एक बार फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस वाले जो अधिकारी हैं, इनकी सबकी एक बार प्रैक्टिस कराई गई है। हालांकि इस बार जाट आंदोलन की ताकत शुरू होने से पहले ही घट चुकी है, क्योंकि इस बार खाप पंचायतों और जाट युवा एकता मंच ने आंदोलन से अपना हाथ खींच लिया है। वहीं जाट नेताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का भरोसा दिलाया है। 5 तारीख से जो धरने होंगे वे बिल्कुल कंट्रोल होंगे। जो मेन शहरी क्षेत्र फरीदाबाद, पलवल का शहरी क्षेत्र, गुड़गांवा और सोनीपत में शहरी क्षेत्र, किसी भी शहर में
हम कोई धरना या कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे जिससे दूसरी जातियों के लोगों को ये मौका मिले। फरवरी में आरक्षण की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल मार्गों को बाधित किया गया था। तोड़फोड़ की वजह से हजारों करोड़ की संपत्ति बर्बाद हो गई थी। हिंसा की वजह से 30 लोगों की मौत भी हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झज्जर से स्थानीय संवाददाता संजीत खन्ना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार आंदोलन के दौरान जिस तरह की हिंसा हुई थी, जितना नुकसान हुआ था, उसके मद्देनजर एहतियातन राज्य सरकार किस तरह के कदम उठा रही है और क्या व्यवस्था की गई है? देखिए अमृता, बात की जाए राज्य सरकार की या प्रशासन की, तो जिस तरह से कहा जाता है जब से आंदोलन की चेतावनी दी गई तभी से जो है राज्य सरकार सख्ते में, उसी को देखते हुए पिछले दिनों जो हिंसा हुई थी, सबसे ज्यादा कैजुअलिटी की बात की जाए तो झज्जर में हुई थी। प्रदेश में करीब 31 मौतें हुई थी, जिसमें 16 मौतें झज्जर में हुई थी। उसी के मद्देनजर जो है प्रदेश सरकार ने उससे सबक लेते हुए अब कड़ा रुख अपना लिया है और किसी भी सूरत में वो है आंदोलन नहीं होने देंगे, हिंसा को नहीं बढ़ने देंगे। उसी के तहत जो सभी प्रशासनिक अधिकारी जो खासकर विशेष जो 8 जिले हैं उनमें सभी अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो सीआरपीएफ सेना के जो जवान हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। तो दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से किसी तरह से कोई हिंसा नहीं बरतने दीजिए, ना ही रोड जाम होने दिया जाएगा। बात की जाए मतलब जाट समुदाय के लोगों की, तो उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अभी तक जो स्थिति है जो सामान्य है, किसी इस तरह की हिंसा की कोई भी खबर अभी तक सामने नहीं आई है प्रदेश भर से। हाँ, रोहतक में जरूर थोड़ी सी सूचना अभी तक जो मिली है कि पुलिसकर्मी और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हुई है। ग्रामीण जो है प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जो पुलिस जो उनको प्रदर्शन नहीं कर देना चाहती। तो अभी तक की बात की जाए मतलब स्थिति जो है सामान्य है। तो अभी जो है प्रशासन की तरफ से जो उनकी मांग है जाट समुदाय के लोगों की तरफ, इसे उनको लेकर निर्धारित स्थान जरूर स्थापित कर दिया गया है। मतलब शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मथुरा हिंसा के मुख्य आरोपी रामवृक्ष के मरने की पुष्टि की है। गुरुवार को हुई हिंसा में मरने वालों में रामवृक्ष भी था, जिसकी पहचान उसके सहयोगियों ने की। वहीं बीजेपी और बीएसपी ने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। साथ ही इस हिंसा में शहीद एसपी के परिजनों ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। मथुरा के जवाहर बाग में हुई हिंसा के बाद शनिवार को बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने अस्पताल जाकर घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इसके बाद वो झड़प में मारे गए एसपी मुकुल द्विवेदी के घर गईं और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसका पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए, उनका कहना है, उनका डिमांड है, क्योंकि ऐसे ही कोई भी बराबर बताता नहीं है कि क्या हुआ कैसे करके। द इंक्वायरी शुड बी डन एंड ऑल्सो द मुआवजा जो भी देने की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आगे के जीवन व्यतीत करना है। शी इज ए यंग लेडी। हेमा मालिनी जवाहर बाग भी गई थी, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। इस बीच राज्य सरकार ने शहीद हुए पुलिस अधिकारियों के परिवार को 50-50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही सरकारी नौकरी देने का वादा किया। वहीं इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीएसपी और बीजेपी समेत दूसरे दलों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मुझे लगता है कि इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है और उत्तर प्रदेश के शासन को इसके लिए पूरी तौर से उत्तर देना पड़ेगा और ये भयावह घटना है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी इसमें कमजोरी दिखाई है और केंद्र सरकार भी जो उनकी इंटेलिजेंस विंग के ओर से पता लगाना चाहिए था, क्योंकि ये सारे सेंसिटिव एरियाज हैं। हम इसलिए चाहते हैं कि ये सब घटनाओं के अंदर एक सर्वोत्तम जांच हो और ये जांच बेहतर यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कोई एक जज के तहत ये जांच एक टाइम बाउंड जांच करवाइए। ये सब हुआ कैसे, इसके अंदर इंटेलिजेंस अपैरेटस का लैप्सेस कितने बड़े हुए हैं। पुलिस और जवाहर बाग में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों के बीच गुरुवार को हुए जबरदस्त संघर्ष में एक पुलिस अधीक्षक और एक थाना प्रभारी सहित 24 लोग मारे गए। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है और 320 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जमीन घोटाले और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से बातचीत के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से का इस्तीफा मंजूर हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की जांच का जिम्मा हाईकोर्ट के पूर्व जज को सौंपा है। वहीं खड़से ने खुद को बेकसूर बताते हुए मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया है। विपक्ष के दबाव और पार्टी आलाकमान के आदेश के बाद महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने आखिर पद से इस्तीफा दे दिया।
उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें फैसले की जानकारी दी। हालांकि इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र बीजेपी उनके साथ खड़ी नजर आई। हमारे नेता एकनाथ जी खड़से ने एक उच्च परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से रखी है, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री के पास राजीनामा देने की पेशकश की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ डटकर खड़ी है और हमारा मानना है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एकनाथ खड़से ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए मीडिया ट्रायल पर आपत्ति जताई। खड़से ने कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। आणि या ठिकाणी जे भारतीय जनता पार्टी आणि सरकारला बदनाम करण्याचं काम या ठिकाणी करण्याचं जे चालू आहे, यामध्ये म्हणून मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना विनंती केलेली आहे की या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे। या माध्यमातून चौकशी होऊन जसं त्या पूर्वीच्या कालखंडामध्ये। वहीं इस मामले में विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। उन पर सीधे तौर से आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन पर पद के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी बाकायदा उनके और दाऊद इब्राहिम से अगर कोई संबंध है उग्रवादियों से, तो उनकी जुडिशियल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और जरूरत हो तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए, मैं तो कहूंगी कि ये पहली हमारी कामयाबी है। उसमें मैं उसको पार्ट ए और पार्ट बी में स्प्लिट करूंगी। पार्ट ए अभी हमें मिला है, पर पार्ट बी जब तक मुझे उनके इंक्वायरी के ऑर्डर्स नहीं मिलते तब तक मेरा जो उपोषण है वो चलता रहेगा। एकनाथ खड़से पर पिछले 2 हफ्ते से इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा था। उन पर पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ फोन पर बातचीत करने और फिर जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी 2 दिन पहले दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष को रिपोर्ट दी थी। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर मोर्चा खोल रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार में इंटर की परीक्षा में गड़बड़ी की बात सच साबित हो गई है। 13 छात्रों में से 2 सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। दोनों टॉपर की सूची में पहले और तीसरे नंबर पर थे। गड़बड़ी की शिकायत आने के बाद 13 छात्रों की परीक्षा फिर से ली गई। सौरभ और राहुल इसमें फेल हो गए। वहीं आर्ट्स में टॉपर रूबी रॉय परीक्षा देने नहीं आई। उनके पिता एक चिट्ठी लेकर पहुंचे, जिसके बाद उसे 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है। बिहार बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए विष्णुदेव राय कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। सौरभ ने इसी स्कूल से परीक्षा दी थी। अब बोर्ड ने इंटरव्यू के बाद टॉपर घोषित करने का फैसला किया है। और अपोलो में पर्दाफाश किए गए किडनी रैकेट के तार पड़ोसी देशों से भी जुड़े हैं। गिरोह के सदस्य इंडोनेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश से लोगों को भारत मिलाकर किडनी डोनेट करवाते थे। पुलिस किडनी रैकेट के सरगने को पकड़ने के लिए कोलकाता और चेन्नई में छापे मार रही है। वहीं दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने किडनी का अवैध कारोबार करने के आरोप में अपोलो अस्पताल के 2 कर्मचारियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर आरोप ये है कि ये लोग पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश समेत देश के दूसरे हिस्सों के गरीब लोगों को 3-4 लाख रुपए के बदले किडनी देने के लिए दिल्ली लाते थे। इस बीच इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ने कहा है कि हम कथित किडनी बिक्री गिरोह से संबंधित पुलिस की जांच में सहयोग कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने भारत में कांगो नागरिक की हत्या और अफ्रीकी छात्रों पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई है। शनिवार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि ऐसे मामले हों तो चिंताएं बढ़ जाती हैं, लेकिन हम सभी देशों में सहिष्णुता और आपसी मेलजोल को बढ़ावा देते हैं। कुछ दिनों पहले दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में कांगो के ओलिवर की हत्या की गई थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफ्रीकी छात्रों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिया था। ऐसे में जबकि भारत ने 48 सदस्यीय परमाणु समूह एनएसजी की सदस्यता के लिए अभियान तेज कर दिया है, चीन ने इसमें एक बार फिर से अड़ंगा लगाने की कोशिश की है। चीन ने कहा है कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में नए सदस्यों को प्रवेश देने पर अभी सहमति नहीं है और इस पर बातचीत अभी जारी है। पीटीआई को दिए एक लिखित जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों को सदस्यता देने पर चर्चा अभी भी जारी है। चीन ने कहा कि एनएसजी अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार व्यवस्था का हिस्सा है और एनपीटी पर हस्ताक्षर इसकी एक पूर्व शर्त बनाई गई थी।
और नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच माओवादी नेता प्रचंड कुमार दहल ने कहा है कि अगर नेपाल की प्रमुख पार्टियों में सहमति बनती है तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। प्रचंड ने कहा कि वो सत्ता पाने के लिए बेताब नहीं हैं और तभी प्रधानमंत्री पद स्वीकारेंगे जब मधेशी दलों समेत प्रमुख पार्टियां इसके लिए राजी हों। पिछले साल अक्टूबर में प्रचंड और प्रधानमंत्री केपी ओली के बीच 9 सूत्रीय समझौता हुआ था। इसके तहत इस साल का बजट पेश करने के बाद सत्ता प्रचंड को हस्तांतरित होनी थी। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। शनिवार को उत्तर प्रदेश और राजस्थान की कई जगह धूल भरी आंधियां चली। शनिवार को राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान के कई शहरों में अब भी तापमान 45 डिग्री से ऊपर है। शनिवार को यहां फलौदी और श्रीगंगानगर में 46.5 डिग्री तापमान के साथ ये सबसे गर्म इलाके रहे। हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के झांसी में तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस था। जबकि शाहजहांपुर में आंधी से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिहार और हिमाचल प्रदेश में भी तापमान 40 के आसपास है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से केरल में अच्छी बारिश हो सकती है। जून के दूसरे हफ्ते से बंगाल और उड़ीसा में भी मानसून की बारिश होने की संभावना है। और भारी बारिश से दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा है। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, बेल्जियम और चीन में बाढ़ से भारी तबाही मची है। फ्रांस में ऐसी बाढ़ 100 साल पहले 1910 में आई थी। राहत की बात यह है कि सीन नदी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा है। सैलानियों से गुलजार रहने वाला फ्रांस का एफिल टावर पानी से घिरा है। सीन नदी पर अल्मा पुल में बनी मूर्ति पानी में डूब चुकी है। लोगों को जिंदगी के लाले पड़े हैं। पेरिस की जिन गलियों में गाड़ियां दौड़ा करती थी वहां नाव चल रही हैं। दुनिया के सबसे मशहूर लोयर म्यूजियम पर भी बाढ़ ने कर्फ्यू लगा रखा है। संग्रहालयों में रखी कलाकृतियों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। Alors on essaye d'aider les gens pour rentrer chez eux, pour les personnes âgées. सीन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी का स्तर 30 सालों में सबसे ऊंचा चला गया है। राहत की बात यह है कि पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा है। Paris, la Seine continue de monter lentement, mais vient d'atteindre les 6,04 m à Austerlitz à 16 heures. जर्मनी में मलबे में दबी कारें इस बात की गवाह हैं कि सैलाब कितना खौफनाक रहा होगा। पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। हजारों लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। वहीं दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी बारिश के आगे बेबस नजर आ रहा है। नदियों का उफान इस कदर है कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं। टेक्सास में बारिश से 5 फौजियों की जान चली गई है। Tragically, all 4 of those soldiers are deceased, and we've lost in this incident 9 of our great soldiers. बाढ़ ने बेल्जियम में भी भारी तबाही मचाई है। मौसम विभाग ने फ्रांस और जर्मनी में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। ये खतरा यूरोप के कई और शहरों पर भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर तूफान के बाद भारी बाढ़ आ गई है। इससे न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के कई इलाकों में पानी भर गया है। तूफान के असर से इन इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में तो 200 मिलीमीटर तक बारिश हुई और 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के असर से रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। लीबिया और इटली के बीच समुद्र में शरणार्थियों की मौत का सिलसिला जारी है। शनिवार को भूमध्य सागर में नाव डूबने से कम 130 लोगों की मौत की खबर है। रेड क्रॉस ने कहा है कि पिछले 2 दिन में उसे लीबिया के पास समुद्र तट से 128 शरणार्थियों के शव मिले हैं। इससे पहले मंगलवार को इटली के पास समुद्र से 116 लोगों के शव मिले थे। सीरिया में सरकारी सेनाओं को आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट और विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी सफलताएं मिली हैं। सेना ने यह दावा किया है कि उसने रक्का प्रांत में पिछले 3 दिन के दौरान इस्लामिक स्टेट के 26 लड़ाके मार गिराए। रूसी विमानों की गोलाबारी के बीच सरकारी सेना अगस्त 2014 के बाद पहली बार रक्का प्रांत में दाखिल हुई। इधर हमा प्रांत के अथारिया में भी सरकारी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। रक्का सीरिया में इस्लामिक स्टेट का सबसे बड़ा गढ़ है और आतंकवादी संगठन इसे अपनी राजधानी मानता है।
और स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। मुगुरुजा ने फाइनल में सेरेना विलियम्स को 7-5, 6-4 से पराजित किया। साथ ही दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना का स्टेफी ग्राफ के रिकॉर्ड की बराबरी करने का सपना तोड़ दिया। अगर सेरेना ये मुकाबला जीत जाती तो ये उनका 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब होता। 22 साल की मुगुरुजा 1998 में अराचा सांचेज के बाद पेरिस में महिला चैंपियन बनने वाली स्पेन की पहली खिलाड़ी हैं। और वहीं पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज ब्रिटेन के एंडी मरे का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। रोलांग गैरो की लाल बजरी पर फ्रेंच ओपन की बादशाहत के लिए दोनों के बीच आज खिताबी जंग छिड़ेगी। वरिष्ठ अभिनेत्री सुलभा देशपांडे का शनिवार को उनके मुंबई स्थित घर पर निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रही थी सुलभा 79 साल की थीं। उन्होंने मराठी और हिंदी रंगमंच के अलावा मराठी और हिंदी की कई फिल्में भी की थीं। इनमें तमन्ना, विरासत, याराना, खून भरी मांग और इंग्लिश विंग्लिश जैसी कई सफल फिल्मों में उनका नाम शामिल है। किस किस को गोली मारेंगे साहब? एक गुनाह को छुपाने के लिए और कितने गुनाह करेंगे? पूरा शहर तुम्हारे नाम पर थूक रहा है, पूरे शहर को मिटाएंगे। साहब, इंसान ही बने रहना, भगवान बनने की कोशिश मत करना, वरना वो ऐसा मिटा देगा कि ना तुम जी सकोगे ना ही मर सकोगे। तुमने गणेश की जान बचाकर मेरी जैसी गरीब को नई जिंदगी दी है। जब से मेरे बेटे और बहू को हत्यारों ने मार डाला, तब से यही मेरे जीने का सहारा है। आज तुमने भगवान बनकर मेरे को सहारा दिया। मालकिन, मेरे पोते को बचाइए, बुखार आ गया है इसे, बेचारा बेहोश हो गया है। यहाँ क्यों लाई है इसे? इसे अस्पताल दाखिल करना है, मुझे 500 रुपए दे दीजिए। क्या समझ कर आई है यहाँ? हमारे माँ बाप तो आप ही हैं। यही है वो लड़की जिसके लिए तूने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, घर छोड़ दिया, माँ छोड़ दी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की लापरवाही से बंद हो रही दोस्ती की राह। श्रृंगला डायलॉग में रक्षा मंत्री का बयान। गृह मंत्री ने एनआईए को पाकिस्तान दौरे की अनुमति नहीं दिए जाने को बताया विश्वासघात। अफगान भारत मैत्री बांध के उद्घाटन के बाद कतर पहुंचे प्रधानमंत्री। भारतीय कामगारों की परेशानियों को हल करने का दिया भरोसा। कतर के अमीर शेख तमीम से द्विपक्षीय वार्ता में आर्थिक रिश्तों पर होगा जोर। इंडोनेशिया और श्रीलंका से जुड़े किडनी रैकेट के तार सरगना की तलाश में कोलकाता और चेन्नई में छापे। विशेष जांच दल का गठन। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को जारी किए दिशा निर्देश। उत्तर भारत में गर्मी ने छुड़ाए पसीने। राजस्थान में 6 जगहों पर पारा 45 डिग्री के पार। यूपी में धूल भरी आंधी से एक की मौत। ओडिशा में मानसून पूर्व बारिश से राहत। और सेरेना विलियम्स का सपना टूटा। फ्रेंच ओपन में जीत के साथ स्पेन के मुगुरुजा ने जीता करियर का पहला ग्रैंड स्लैम। पुरुष एकल फाइनल में जोकोविच और मरे की भिड़ंत आज। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।